लास्ट टाइम हम लोग ने देखा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस तरीके से निकालते हैं। बंद कर दो टेक्स्ट बुक, बंद कर दो, बंद कर दो। तो नाउ वी विल सी लिमिटेशंस टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल। जो बोर्स का एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी, तीन पोस्टुलेट पढ़े ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एटम सर्कुलर ऑर्बिट, बराबर। और क्या था उसके अंदर? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू revolve in those allowed orbit in which the momentum of electron is integral multiple of nh upon 2 pi। याद आ रहा है ना? nh upon 2 pi वाला टर्म था सेकेंड पोस्टुलेट में। थर्ड पोस्टुलेट में क्या था? whenever electrons jumps from lower allowed orbit to higher allowed orbit, lower orbit to higher orbit, it will take the energy, है ना? And if it will be jump from higher orbit to lower orbit, it will give the energy, which is equivalent to how much? The energy, the difference between the energy level of electron ना, E2 minus E1 करते थे ना, that will be h nu। ओके, ये थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है, ये तो हम लोगों ने स्टडी कर ली। लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल किससे रिलेटेड था? कौन से एटम के ऊपर स्टडी की थी बोर्स ने? हाइड्रोजन एटम के ऊपर की थी। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन एटम को तो ठीक है सेटिस्फैक्टरीली बता दे रहा था, लेकिन बाकी मतलब इतना भी खास नहीं, मतलब फिर भी मोस्टली हाइड्रोजन एटम की जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी सारी चीज़ें थी वो एक्सप्लेन कर पा रहा था। लेकिन अदर देन हाइड्रोजन एटम, लिथियम है, हीलियम है, जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन है, इन सब के लिए उसकी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा चीज़ ये है कि पहला वाला तो समझ में आ रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स से प्रोवाइड कर रहा है, फर्स्ट पोस्टुलेट है। थर्ड वाला भी समझ में आ रहा है कि एनर्जी गैप जितना रहेगा उतना ही क्या करेगा, वो एनर्जी लेगा ना, मतलब एमिट करेगा थर्ड पोस्टुलेट के हिसाब से। लेकिन सेकंड पोस्टुलेट कुछ जैसे गंदा सा है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 pi। ये बात समझ के परे है, अपने को समझ में बराबर से नहीं आ रही है ना। तो इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए था, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है थ्योरेटिकल प्रूफ चाहिए थे इस चीज़ के। तो ये जो सेकंड पोस्टुलेट था वो कैसा था? बहुत ही अजीब ही किस्म का था। लेकिन आपने को भी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, कुछ प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। क्या कह रहा है ये? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH अपॉन 2 pi। एंगुलर मोमेंटम जिसका इतना रहेगा वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर घूमेगा, है ना। अगर यहाँ पर ऐसे आया 2H अपॉन 2 pi, तो कौन सा ऑर्बिट में होगा ये? इट विल बी इन दी सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब ये बड़ा सा अजीब सी चीज़ है ना कि ये ऐसे आंसर कैसे आएगा, मतलब क्या आएगा ये? इसका थ्योरेटिकल बेसिस जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए था। ओके, तो ये सारी कुछ जो थी तो ड्रॉबैक थी बोर्स एटॉमिक मॉडल में, इसकी लिमिटेशंस थी ये सारी। अब इसको दूर करने के लिए कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो सेकंड पोस्टुलेट है ये जो है समझ में नहीं आ रहा है बराबर से, है ना, या इसका प्रूफ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको दूर करने के लिए एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या है? डी ब्रॉगली। क्या नाम है? डी ब्रॉगली। तो नेक्स्ट स्लाइड रीडिंग है आपकी डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस या डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो नाउ वी विल सी द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। समझ में आया ना क्यों पढ़ रहे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हम लोग? डी ब्रॉगली कहता है कि अभी तक आप क्या समझ रहे थे? अभी तक आप ये समझ रहे थे कि ये जो है आपका न्यूक्लियस है ना, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। अभी बोर्स के हिसाब से तो अपन यही समझ रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। लेकिन डी ब्रॉगली बोलता है कि इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। क्या है इसके साथ? एक वेव है, वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का। ये ऐसा डायरेक्टली सर्कुलर पाथ के अंदर नहीं घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? ऐसा वेव बना के घूम रहा है।
इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? ऐसे वेव बना के घूम रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से, अच्छा उसको और हम लोग जो है स्पेसिफाई करके क्या कह सकते हैं? मैटर वेव्स। और क्या अच्छे से कह सकते हैं उसे हम लोग? वेव की जगह पे मैटर वेव कह रहे हैं। तो अभी तक आप बचपन से लेकर अभी तक यही पढ़ते आ रहे थे, जब से भी आपने इलेक्ट्रॉन एटम का नाम सुना है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, यही पढ़ा था ना बचपन से आपने। लेकिन आज डी ब्रॉगली अंकल क्या कह रहे हैं? डी ब्रॉगली अंकल ने फिर बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, मैटर वेव, है ना, और ये ऐसे वेव नेचर फॉलो करके घूम। अब जाहिर सी बात है कि ये अब ऐसे वेव बना के घूम रहा है, तो इस वेव को भी तो हम लोग वो कर सकते हैं ना, नाप सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। कोई भी वेव होती है तो उसकी वेवलेंथ होती है ना, तो वेवलेंथ से हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं ना, तो वेवलेंथ भी होनी चाहिए इसकी कुछ। तो डी ब्रॉगली कहता है कि ये जो वेवलेंथ होगी इसकी, वो कितनी होगी? ये जितना पूरा एरिया कवर करेगा ना, और जिस ऑर्बिट में होगा डिवाइड बाई जितने ऑर्बिट होंगे, है ना, यानी एन। और पूरा एरिया कितना होता है? ये कितना होता है सर्कमफेरेंस पूरा? 2 पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर, ठीक है ना। इस तरीके से होगा ये, ठीक है। इस तरीके से इसकी क्या होगी? वेवलेंथ होगी। और फिर उसके बाद इसने क्या किया? ये तो इसका एक एक्सप्रेशन है डी ब्रॉगली का। दूसरा ही इसने क्या किया? अच्छा, ये जो वेवलेंथ है ये किसने बताई है? डी ब्रॉगली ने बताई है ना। तो इसी वेवलेंथ को डबल आई ले आइए। हाँ, एक ही है, डी ब्रॉगली। ओके, तो इसीलिए इस वेवलेंथ को और क्या कहते हैं हम लोग? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या कहते हैं इसे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दी इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? ये जो चल रहा है इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसको कैसे निकालेंगे? सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय एन, ठीक है। अब इसने क्या किया? डी ब्रॉगली ने ये तो एक स्टडी की, साथ ही इसने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को मोमेंटम से भी कंपेयर कर दिया। मोमेंटम पता है ना आपको? लीनियर मोमेंटम मतलब स्ट्रेट लाइन वाला मोमेंटम ना, मास इनटू वेलोसिटी मैंने बताया था आपको, बुलेट का एग्जांपल दिया था, है ना। तो डी ब्रॉगली ने जब स्टडी की तो उसको पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो h/p होती है, मोमेंटम ऑफ द nth ऑर्बिट। h क्या है? h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। p मतलब क्या? p मतलब लीनियर मोमेंटम। l मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। पता है ना? अरे क्या पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन फिर आप लोग। p का मतलब क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। और l मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। दोनों अलग है ना, ये सीधे लाइन मोशन में और ये ऐसे सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है। ओके, तो इसने ये रिलेट कर दिया। अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अब अगर मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ से, मतलब यहाँ से इसका वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, लैम्डा का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मुझे और क्या मिल जाएगा? लैम्डा का वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ ना मैं। तो देखिए क्या मिलता है मुझे, और पी का वैल्यू, मतलब दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एग्जाम के अंदर ये इक्वेशन आपको क्यों याद रखनी है? एमसीक्यू में आती है ये, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन ये रहेगा h/p, p/h, और ऐसा ही कुछ भी अलग अलग ऑप्शन रहेगा, है ना। तो आपको उसको चूज करना है, या आप इसके आगे आप फॉर्मूला रखिए, इसका क्या होगा ये? है भाई, इसको और आप क्या लिख सकते हैं ऑर्बिट के लिए? h/व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? मास इनटू वेलोसिटी होती है ना, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना p का वैल्यू, मोमेंटम का वैल्यू। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक फॉर्मूला है इसका। अच्छा, अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें, क्या मिलेगा हम लोगों को? यानी ये लैम्डा का वैल्यू जो है यहाँ उठा के रख दीजिए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लैम्डा आई कैन राइट 2 पाई r n/n ना।
ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से पी का वैल्यू निकालिए, क्या होगा, पी ऊपर चला जाएगा ना, पी का वैल्यू ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, ये NH हो जाएगा ना ऊपर, यहाँ NH आ जाएगा, नीचे से ऊपर चले जाएगा ना, पी इधर चले जाएगा और ये 2πr नीचे आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो दिस इज द अनदर रिलेशन। अभी आगे देखिए, अभी ये बात पूरी नहीं हुई हमारी। आपको मालूम है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज समवॉट लाइक दिस ना, पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल मतलब मास इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस ना। तो खाली किस चीज़ का फ़र्क है दोनों के अंदर, रेडियस का फ़र्क है ना। मतलब मैं लीनियर मोमेंटम को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, m से एंगुलर मोमेंटम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये m इंटू वी की जगह p लिख सकता हूँ और ये r ना, pr लिख सकता हूँ ना, pr नहीं समझ में आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम को pr लिख सकता हूँ ना मैं। तो देखिए बस यही करने जा रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे r से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर r से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर, तो r से मल्टीप्लाई किया तो r से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, इसको r से मल्टीप्लाई किया तो r से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। अब ये r नीचे से ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा ना, लेफ्ट साइड में l हो गया ना, ये ऊपर खाली l बचेगा और ये क्या हो जाएगा, NH अपॉन 2πrn, तो ऐसा ही रहेगा और ये नीचे से r ऊपर भी चले जाएगा ना, तो r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या आ गया आपके पास फॉर्मूला, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। देखा है कहीं इसको, क्या है ये, बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट है ना, समझा ना। तो बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन थ्योरेटिकली प्रूफ करके किसने बताया, डी ब्रॉगली। जो पहले अपने को समझ में नहीं आ रहा था ना, ये क्या है, ये कहाँ से दिमाग में आ गया उसके, ऐसे आया। इजी है ना प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये न्यूक्लियाई का पार्ट है, बहुत थोड़ा सा पार्ट है। इससे पहले जितने भी न्यूक्लियाई वाले पार्ट थे, यानी न्यूक्लियस के अंदर कैसे रेडियो एक्टिविटी होती है, कैसे अल्फ़ा डीके होता है, बीटा डीके होता है ना, कैसे रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल कैसे इमिट करता है, ये सब सारी चीज़ें आपके सिलेबस में 2020 के कोरोना वाले सिलेबस में एलिमिनेट, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट अभी क्या स्टडी करना है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके स्टडी करना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके से पहले बहुत सारा बेसिक था जो जा चुका है, बट डायरेक्टली हम लोग किस पे शिफ्ट करेंगे अभी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पे, क्योंकि वही है आपके सिलेबस में। अब मान के चलिए कि इनिशियली हमारे पास एक न्यूक्लियर सैंपल है, मतलब कुछ है आप ऐसे मानिए अभी कि बहुत सारे आइटम्स एक साथ रखे हुए कहीं, ठीक है। मतलब अभी ये स्टार्टिंग में ठीक है, ये 100% है, मतलब जितना था उतना है, 100% है। अब जैसे ही ये न्यूक्लियर सैंपल डिसइंटीग्रेट होगा, क्या होगा, ये डिसइंटीग्रेट। क्या मतलब होता है डिसइंटीग्रेट का, मतलब यहाँ से इसके अंदर से क्या होने लगेगा, हाँ, इसके अंदर से जो न्यूक्लियाई है वो क्या होने लगेंगे, डीके होने लगेंगे, है ना, ये कम होने लगेगा टाइम के साथ साथ। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये कम होने लगेगा तो यहाँ पर कुछ बनेगा ना, मतलब यहाँ से जो जाएगा वो यहाँ आएगा ना, डीके होके। तो अब ये 100% था, इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते, ठीक है, इसको एन से डिनोट करते, कैपिटल एन, मतलब ये कितना था, 100% था। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा, टाइम के साथ साथ ये क्या होगा, कम होता जाएगा ना, ये वाला पॉज क्या होगा, इसका कम होता जाएगा ना। और स्टार्टिंग में तो यहाँ कुछ नहीं था ना, जब ये 100% था तो यहाँ पर 0% था ना, जो डीके वाला था। लेकिन अब टाइम के साथ साथ अगर ये 70% हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा ना, ये फॉर्म होता रहेगा ना डीके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या होता रहेगा, ये
टाइम के साथ साथ ये कम होता जाएगा और टाइम के साथ साथ ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को कि ये जो n है, n मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्या कहते हैं इसे, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट, इनिशियली प्रेजेंट, समझ रहे हो। इनिशियली प्रेजेंट मतलब क्या, स्टार्टिंग में कितने न्यूक्लियाई हमारे पास थे, नहीं समझे, एटम्स, न्यूक्लियाई कह दीजिए आप, कितने न्यूक्लियाई स्टार्टिंग में हमारे पास थे। ठीक है, उसको हम लोग ने किससे डिनोट किया है, n से डिनोट किया हुआ है। तो टाइम के साथ साथ अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए मेरी एज टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है सपोज, तो उसको लिखने का एक तरीका है d/dt, डेरिवेटिव जैसा साइन है ना ये, टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रही है, मेरी एज चेंज हो रही है, समझ में आ रहा है। अच्छा, मान लीजिए किसी के मार्क्स अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, है ना, 10th में था तो अच्छे मार्क्स आते थे, 11th में आया तो और कम, 12th में आया तो और कम, तो कैसे लिखेंगे उसको, d/dt ऑफ मार्क्स। ठीक है ना। अब वैसे ही हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम न्यूक्लियाई प्रेजेंट वो चेंज हो रहे हैं ना टाइम के साथ साथ। सो हाउ विल यू राइट दिस, dn/dt ना, dn/dt ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हूं मैंने, dn/dt। अच्छा, एक और बात, अब ये यहाँ पर एक सैंपल है, अब दूसरा मैं यहाँ पर दूसरा सैंपल बना रहा हूँ, इसके अंदर भी मान लीजिए कुछ है n, इसका भी 100% है और ये भी टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दोनों में से फास्ट चेंज कौन सा होगा, दोनों में से फास्ट चेंज कौन सा होगा, यानी पहले कौन खत्म हो जाएगा। तो हम बता सकते क्या ऐसा देख के, नहीं बता सकते, पर ऐसा हम लोग बता सकते विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव। देखे, जैसे मान लीजिए किसी के पास है 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ रुपए है किसी के पास और दूसरे के पास है 10 रुपए, जल्दी पैसे कौन खर्चा करेगा, ज्यादा फास्ट खर्चा कौन करेगा, 1 करोड़ वाला ना, पैसा ही पैसा है बाबू भैया, खर्च करते रहो, है ना, ले ये लेगा वो लेगा ये ऐसा वैसा, तो क्या करेगा, एकदम फास्ट पैसा खर्चा करेगा। मतलब जो पैसा खर्चा हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि किसके पास ज्यादा पैसा है ना, जितना पैसा है उसमें उस हिसाब से वो क्या करेगा, खर्चा करेगा ना। तो सिमिलरली ये जो है डीके हो रहा है n, वो किस पे डिपेंड करेगा, इसी पे डिपेंड करेगा ना कि इसके पास कितना n है, वही हिसाब से टाइम के साथ चेंज होगा ना। अगर n कम है उसके पास तो धीरे धीरे डीके होगा, और अगर n ज़्यादा है तो फास्ट डीके होगा। नहीं समझ में आ रही बात, समझ में आ रही ना, फिर बताऊं, फिर से बताऊं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये टाइम के साथ साथ जो चेंज हो रहा है, डीके हो रहा है, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो टाइम के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा चेंज होगा, अगर ये बहुत ही कम है तो टाइम के साथ साथ ये भी बहुत ही कम चेंज होगा। अब समझ में आ गया ना। हाँ, तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस टाइम जितने न्यूक्लियाई है उसी के हिसाब से टाइम के साथ साथ न्यूक्लियाई क्या होंगे, डीके होंगे। ये इंग्लिश में कह दिया मैंने, नहीं समझा, समझा ना, यही क्या है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब यहां से हमको इक्वल टू हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n, ठीक है, लैम्डा n, ओके। बट देखिए मैं इसके साथ अब क्या करने जा रहा हूं, यहां पर मैं नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, नेगेटिव साइन। वाई आई एम यूजिंग दिस नेगेटिव साइन, बिकॉज ये जो मेरे पास एटम्स है यानी न्यूक्लियाई है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे या कम हो रहे, कम हो रहे हैं ना। तो कम हो रहा है, इसीलिए मैं क्या यहाँ पे यूज करूंगा, नेगेटिव साइन।
नहीं समझ में आया। अगर इसकी जगह मैं एज लिया होता मेरी, तो टाइम के साथ साथ एज क्या हो रही है, बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है ना, तो वहाँ पर क्या रहता, पॉजिटिव साइन रहता। अगर एज लेता मैं, तो मार्क्स ले लेता तो कब बढ़ेगा कम होगा वी डोंट नो, पर इतना फिक्स है कि न्यूक्लियाई क्या होंगे, टाइम के साथ साथ कम होने लगेंगे, इसलिए नेगेटिव साइन लिया है। ठीक है, अब यहाँ से dn का वैल्यू निकालिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dn? सो dn इज नथिंग बट माइनस लैम्डा n dt ना, dt डिनोमिनेटर से मैंने न्यूमरेटर में लेके चला गया। ठीक है, ओके। और लैम्डा को क्या कहेंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। लैम्डा क्या होता है आपका, डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये तो एक स्मॉल एलिमेंट dn के लिए हम लोगों ने निकाला। अब हमको पूरा लॉ और भी डिराइव करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर टाइम फैक्टर ये लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग भी ले सकते हैं टाइम फैक्टर, अच्छा है ये। वो ऐसे लिख रहे n इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मतलब n इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि उस टाइम पर कितने न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे किसी के पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 10 करोड़ है, 10 रुपया है, तो उस टाइम उसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से वो खर्चा करेगा ना। अब मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपीज़ है, वो लेट दिल खोल के खर्चा कर रहा है, मालूम पड़ा 2 दिन में उसके पास 21,000 रुपये बचे, तो अब वो क्या करेगा, फास्ट खर्चा करेगा, स्लो करेगा ना। तो उस टाइम उसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से वो डीके करेगा ना, मतलब खर्चा करेगा ना। तो वैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, n इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या, कि टाइम के हिसाब से n जो है वो बदलेगा। पहले 1 करोड़ था उसके पास, तो n ऑफ t क्या था, 1 करोड़ था। अब क्या हुआ, टाइम खत्म हुआ, 2 दिन चले गए, 2 दिन का टाइम चला गया, तो अब कितना बचा उसके पास, 1000 रुपया। तो 1000 रुपया अब n हुआ, और t कितना हो गया, 2 दिन हो गया, 2 दिन बाद 1000 बचा। नहीं समझ में आ रही बात है ना? तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, है ना। तो ये है स्टार्टिंग पार्ट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का, where the lambda is called decay constant। और नेगेटिव साइन क्यों आ रही है, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, अब आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर के nt तो हमने लिख दिया, मतलब उस टाइम पे उसमें कितना n है, लेकिन एकदम स्टार्ट में कितना था इसके पास, स्टार्ट में कितना था, 100% था ना, मतलब जितना भी था। तो इसके अंदर और स्टार्ट में जितना है उसको भी अगर हम लोग एंटी ही लिखे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कि दोनों सेम दिखेगा हमको। तो इसीलिए एकदम स्टार्ट में जितना उसके पास प्रेजेंट था उसको डिनोट करने जा रहे हैं हम लोग n0 से। किससे डिनोट करने जा रहे हैं, n0 से। n0 मतलब क्या, एकदम स्टार्ट में इनिशियली जितना था उसके पास ना, जो कि आपने क्या कहा था अभी 100% ना, इनिशियली कितना था उसके पास 100%, मतलब पूरा का पूरा था ना, जो मैंने 100% से आपको समझाने की कोशिश की इनिशियली, उसको हमने क्या डिनोट कर दिया, n0 से डिनोट कर दिया। और अभी जितना है उसके पास न्यूक्लियाई अभी, उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, nt से। समझा ना, ये समझा कि नहीं समझा? हाँ, ओके। अब ये आपको इतना बताने का क्या मकसद था कि अब हम लोगों को इसको dn है ना, ये स्मॉल एलिमेंट है, हमको पूरा n फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। पढ़ा इंटीग्रेशन आप लोग ने, पढ़े ना इंटीग्रेशन। नाउ वी विल डू इंटीग्रेशन। कोई भी छोटी चीज़ निकाल लेते हैं हम लोग, और उस छोटी चीज़ का इंटीग्रेशन करते तो हमको क्या मिल जाता है, पूरा बड़ा चीज़। और कोई बड़ी चीज़ है, अगर उसका हम लोगों को सबसे छोटा पार्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो अब भी हम लोग भी क्या करेंगे, इसका है भाई इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोगों को वेरिएबल सेपरेट करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेट? वेरिएबल सेपरेट सुना है वर्ड, 12th में मैथ्स में पढ़ोगे। वेरिएबल सेपरेट मतलब क्या, सब एक जैसे दिखने वाले टर्म्स एक तरफ। मतलब देखिए यहाँ पर क्या एक जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर dn मुझे दिख रहा है, और उसके साथ और कौन दिख रहा है, n या मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पर अगर किधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा ना, विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट,
विच इज इक्विवेलेंट टू माइनस लैम्डा dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। आपको पता है इंटीग्रेशन सिर्फ ये ऐसे डी वाले टर्म का ही होता है ना, ये डी वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। तो अब हम लोग इसका भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करें। नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन ही करना है, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद। यहाँ लिखूँ क्या, साइड में मैंने क्या किया, ये वेरिएबल सेपरेट किया। आप पढ़ोगे मैथ्स में ये, दिस इज वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट किया आपने। ठीक है, अब समझा ना वेरिएबल सेपरेट मतलब। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करूँगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए इसकी लिमिट्स चाहिए ना मुझे, कहाँ से कहाँ करूँ मैं इसको इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करूँगा, n0 से nt तक ना। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, n0 से पहले कितना था ये, n0 था ना, अब n0 से कहाँ तक पहुँच गया ये, n ऑफ t तक, n ऑफ t तक पहुँच गया ना। अच्छा, और हमारा जो टाइम फैक्टर है माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ dt तो लिख दिया। टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, पहले स्टार्टिंग में कितना था, जब वो 100% था तो टाइम 0 था ना, और अब जैसे ही n ऑफ t हो गया तो टाइम कितना हो गया, t हो गया ना। वी डोंट नो कितना है, तो उसको t से डिनोट करते हैं ना हम लोग, तभी तो यहाँ पर n ऑफ t लिखा ना। नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ हमने ये जो है पूरा डिफिनाइट इंटीग्रेशन इसका सेट कर दिया। अच्छा, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है ना, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। इसको नेचुरल लॉग में लिखते हैं एक्चुअली, क्या आप लोग भी, इसका आंसर आएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। लॉग नहीं लिखते, लॉग और नेचुरल लॉग में पता है ना क्या फ़र्क है, तो वो बेस 10 रहता है, ये बेस कुछ भी रह सकता है। ठीक है, वो ठीक है, मैथ्स में पढ़ोगे आप। तो इज इट नेचुरल लॉगरिथम ऑफ व्हाट, x, इसका आंसर। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dn बाई n का आंसर क्या आएगा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n विद द लिमिट्स। लिमिट्स क्या रहेगी इसकी, n0 और अपॉन नहीं बोलते इसको, n0 टू nt बोलते, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इज अ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt, हाँ d t, हाँ t आएगा, शाबाश t। इसकी भी क्या रहेगी, दो लिमिट रहेगी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लगा करके t तक। अब क्या करते हैं आपको पता है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले अपर लिमिट रखते फिर लोअर लिमिट रखते हैं ना। तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n इज अ फंक्शन ऑफ t माइनस, फिर एक बार n की जगह पे क्या आपने nt रखा, अब n की जगह पे क्या रखोगे, n0 रखेगा, और दोनों के बीच में क्या लिखोगे, माइनस करोगे ना। इसको बोलते हैं लिमिट्स रखना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लिमिट्स रखना। इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और यहाँ पे भी क्या रखोगे, एक बार t की जगह पे t ही रखोगे माइनस, और एक बार t की जगह पे 0 रखोगे। पहले ऊपर वाला रखने का, फिर नीचे वाला रखने का। हाँ, इसके बाद log a माइनस log b, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, log a अपॉन b होता है ना, पता है ना, ये तो पढ़ा ही है आपने। तो रख दीजिए इसको, फिर अब क्या हो जाएगा, ये नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n इज अ फंक्शन ऑफ t डिवाइडेड बाय व्हाट, n इज अ फंक्शन ऑफ 0। ये हो गया ना, a अपॉन b लिख दिया ना आपने। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लेमडा t माइनस 0 कितना हो गया, t हो गया। अब मुझे यहाँ से नेचुरल लॉगरिथम क्या कर रहा है, हटाना है, लॉग हटाना है। तो क्या करते पता है, तो यहाँ से लॉग हट जाएगा डायरेक्टली, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हट जाता है और ये कहाँ चले जाता है, लॉग हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो भी टर्म रहेगा वो किस में चले जाएगा, e रेज टू पावर, e के पावर में चले जाएगा। तो आप यहाँ से लॉग हटा सकते, समझा। अब क्या करना है, ये n0 नीचे है, इसको भेजो ऊपर। तो n इज अ फंक्शन ऑफ t विच इज इक्वल टू व्हाट, n0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t।
दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. डीके पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्टिविटी. dN अपॉन जो dt है आपके पास ना, यानी जो है ना, ये जो लिखा है ना आपने dN अपॉन dt, माइनस साइन के साथ भी लिख सकते, मतलब ये टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना. इसे हम लोग और क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं. क्या कहते हैं इसे, बहुत आसान है ना. वाई इट इज कॉल्ड एक्टिविटी, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, कम हो रहा है ना. कि कोई बहुत ज़्यादा कम होगा, कोई बहुत धीरे धीरे कम होगा. तो जिसका बहुत ज़्यादा कम होगा हम लोग बोलेंगे उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है ना, उस न्यूक्लियाई की. और कोई धीरे धीरे होगा डीके, तो क्या बोलेंगे, इसकी एक्टिविटी कम है. तो इस dN अपॉन dt को क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिविटी भी कहते हैं. तो एक्टिविटी का यूनिट्स क्या है, जिसको आप एक्टिविटी कह रहे हो, उसको हम लोग मेजर करते हैं 2 यूनिट में. बैक्यूरल, मैं लिख देता हूँ फिर आप लिख लेना, है ना. ये थोड़ा स्पेलिंग देखना पड़ेगा. बैक्यूरल, और एक बैक्यूरल किसके बराबर होता है, 1 DK पर सेकेंड. क्यूरी, मायरी क्यूरी और पायरी क्यूरी के नाम से क्यूरी है ये. इज इक्वल टू 3.7 10 बैक्यूरल. लिख लीजिएगा, एमसीक्यू में काम आएगा. मतलब फर्स्ट टाइम सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है लोग ने. A0 e raised to power minus lambda t, एक्टिविटी एट एनी टाइम t. इसे ही dN अपॉन dt को ही a लिखा हुआ है, वो एक्टिविटी लिखा हुआ है ना. और a एट टाइम t का एक और फार्मूला है, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा, एग्जाम में सॉल्व नहीं करना. लैम्डा n0 e raised to माइनस लैम्डा t. तो एक्टिविटी को नापने के लिए बैक्यूरल और क्यूरी 2 यूनिट है. 1 बैक्यूरल मतलब क्या, 1 डीके पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 1 डीके हो रहा है ना, 1 सेकेंड में 1 निकल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 बैक्यूरल. और 1 क्यूरी का मतलब क्या होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल. यानी जब इतना सारा बैक्यूरल हो जाएगा तब जाकर के क्या होगा, 1 क्यूरी होगा. यानी बैक्यूरल बड़ा यूनिट है या क्यूरी, हाँ क्यूरी बड़ा है ना. तो इसको आप चाहे 3.7 10⁻10 बैक्यूरल लिखो, या 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड भी लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 बैक्यूरल 1 डीके 1 के बराबर है ना. तो चाहे बैक्यूरल लिखो चाहे डीके पर सेकेंड लिखो, बात तो एक ही हुई, एक क्यूरी की. नहीं समझ आ रहा है ना. तो बैक्यूरल और क्यूरी ये 2 यूनिट है. हेनरी बैक्यूरल ने रेडियो एक्टिविटी इन्वेंट की थी, इसकी याद में इसका नाम रखा गया. पायरी क्यूरी एंड मायरी क्यूरी, हस्बैंड एंड वाइफ, पता है ना, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स उन लोगों को मिला है रेडियो एक्टिविटी के अंदर ही, क्यूरी टेम्परेचर के लिए. किसी और चैप्टर में पढ़ोगे आप वो. व्हाट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके वी हैव, n इज इक्वल टू व्हाट, n0 e raised to power माइनस लैम्डा t. ये फॉर्मूला इन्वेंट किया ना आपने, इन्वेंट किया क्या, ये डिराइव किया, इन्वेंट पहले से था. तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, यानी आपका जो टाइम है वो उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, टी हाफ लिखोगे ना, हाफ लाइफ पीरियड. और जो n है, n वो कितना हो गया, n0 का आधा हो गया ना, है ना. 100 था तो 50 हो गया, उसमें जितना टाइम लगा उसे हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे. नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना. बस रख दो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो. इंस्टेड ऑफ राइटिंग n, व्हाट यू कैन राइट n0/2. ये n0 तो ऐसे ही रहना है, e raised to power माइनस लैम्डा t की जगह पे क्या आ जाएगा, t हाफ आ जाएगा. t हाफ रख दिया मैंने. अब यहाँ से
n0 नीचे ले आओ, n0 अपॉन 2n0 ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। देखो n0 कैंसिल हो गया ना, 1 अपॉन टी ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। अब मुझे इसको प्लस लिखना है, प्लस लिख सकता हो क्या ऐसा, ई रेज टू पावर लैम्डा टी हाफ लिख सकता हो ऐसा, प्लस लिखूंगा। प्लस लिखा मतलब क्या हुआ, अरे भाई अगर मेरे पास 10 रेज टू पावर माइनस 10 है, उसको मुझे 10 रेज टू पावर प्लस 10 लिखना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे ना, 1 अपॉन करके लिख सकते हैं ना, है ना। तो मतलब ये उल्टा किया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ना, मतलब उल्टा हो जाएगा ना। तो ये 2 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी 2 हो गया, है ना। तो मैं प्लस लिख सकता हूँ। अब अपोजिट करना है, क्या अपोजिट करना है, अब क्या अपोजिट करना है, इससे पहले हम लोगों ने लॉग हटाया था ना, अब लॉग लाएंगे ना, क्योंकि हमको हाफ का वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ से अगर मैं ई हटा दूँ, लैम्डा टी हाफ लिख दूँ खाली, तो यहाँ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 हो जाएगा ना। टी हाफ का वैल्यू चाहिए आपको, तो टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 का जो भी वैल्यू आएगा डिवाइड बाय लैम्डा ना, ये आएगा ना। और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.693। फाइनली व्हाट वी हैव, टी हाफ का वैल्यू कितना आ गया, हाँ 0.693 अपॉन लैम्डा, वह टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, लैम्डा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, 0.693 क्या है नंबर है। और आपको अगर लैम्डा का वैल्यू कोई पूछे तो क्या निकाल लोगे यहाँ से, बस उल्टा ना, टी हाफ नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, हो गया, लिख लीजिए।